Today we take the second chapter of science, work and energy. Consider this to be lecture number first of this particular exercise, particular chapter. Now there are two parts in this, work and energy. दोनों को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. आज हम ज़्यादा थोड़ा डिटेल में लेते हैं वर्क के बारे में. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वर्क? आप होमवर्क कर रहे हो, दैट इज वर्क. आपको घर में पेरेंट्स ने बोला कि एक रूम में से कोई सामान उठा के दूसरे रूम में रखो, दैट इज वर्क. बाहर कोई वर्क काम कर रहा है, दैट इज वर्क. तो वर्क इन सेंस कि कहीं ना कहीं आप कुछ फिजिकल और मेंटल एनर्जी यूज करके आप कुछ काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्क. बट यहाँ पे हम वर्क की जो मीनिंग लेंगे, दैट विल बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओनली फिजिकल पार्ट, नॉट मेंटल. कि आप एक जगह बैठ के होमवर्क कर रहे हो, दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज वर्क इन साइंटिफिकल टर्म्स. ओके, सो फिजिकल वर्क व्हाट इज इट? बिल्डिंग बनती है, कोई काम करता है, सर पे एक प्लेट में ईंट भर भर के लेके जाते हैं ऊपर तक, दैट इज ऑल्सो वर्क. कोई सामान को यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस किया जाता है, दैट इज ऑल्सो वर्क. आज मैं तुमको बोलूँ कि जाओ 1 किलोमीटर दौड़ के वापस आओ, दैट इज ऑल्सो वर्क. यू विल से हाँ कुछ काम किया गया, रनिंग का वर्क किया गया. बट वर्क हम यहाँ पे डेफिनेशन लेंगे. सबसे पहला डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लो कि वर्क इज सेड टू बी डन when force is applied on an object causes displacement of that object. मैं ये पेन को फ्रिज पे से उठा रहा हूँ या कहीं से भी उठा रहा हूँ और उसको घुमा के इधर उधर ले जाके वापस वहां पे जहां से मैंने उठाया था रख दिया. क्या हुआ? पेन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. यहाँ पे दो पार्ट की जरूरत है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. फोर्स तो फॉलो करेगा, कोई चीज डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है. भले से वो आप हाथ से धक्का दो, भले से कोई एक प्लास्टिक का बॉल है आप फूंक के उसको हिलाओ, आप एयर फोर्स लगा रहे हो, या कोई डंडे से कोई चीज हटाओ. कहीं ना कहीं कोई चीज एट रेस्ट है, उसको मूव करने के लिए हमको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स होगा, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है. नाउ डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होना जरूरी है. वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, देयर का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो देयर विल बी नो वर्क डन. यू कंसीडर दिस कि अगर डिस्प्लेसमेंट सब जगह जा जाके वो पर्टिकुलर चीज वापस अपनी जगह पे आ गई, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज नो वर्क डन. There is no work done. आपके यूनिवर्स में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं, या सैटेलाइट जो है अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. दे आर मूविंग एंड कमिंग बैक टू द सेम प्लेस, दो देयर इज अ मूवमेंट देयर. ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, एक फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. वो एक स्पॉट से आने के बाद घूम के वापस अपने स्पॉट पे आते हो. तो ये आर्टिफिशियल मूवमेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स और मूवमेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स आर नॉट, इनके मूवमेंट विल नॉट बी काउंटेड एज वर्क. जो देयर इज फोर्स, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो घूम रहे हैं खाली बस, देयर इज नो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो एक बुक को यहाँ से शिफ्ट करके वहां पे लेके गए, that will be book shift, एक जगह से शिफ्ट हुई, that will be called as work. ठीक है. Now तो आप ध्यान में रखो, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क का यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का यूनिट है जूल. कोई भी चीज नया हमने फोर्स सीखा था, फोर्स का यूनिट वाज न्यूटन.
मैंने पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था व्हाट इज एमकेएस सिस्टम एंड व्हाट इज सीजीएस सिस्टम, गो थ्रू इट। तो यहाँ पे वर्क का यूनिट है, यूनिट ऑफ वर्क इन एमकेएस सिस्टम it is joule, and in CGS system it is erg. In MKS system it is joule and in CGS system it is erg. Now what exactly is the, पहले तो आपको वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। मैंने बताया था लास्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम छोटा एस लेते हैं, डिस्टेंस को हम कैपिटल डी लेते हैं। तो वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट एग्जैक्टली इज द, अगर आपको यह फॉर्मूला याद है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको 1 जूल और 1 अर्ज का डेफिनेशन भी याद रह सकता है। व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, आपको बताया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क का यूनिट है जूल। सो व्हाट इज 1 जूल? इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, if a force of 1 Newton displaces, जगह चेंज करवा रहा है, if a force of 1 Newton displaces an object through 1 meter, एक 1 न्यूटन का फोर्स लगा और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 1 न्यूटन का फोर्स लगा और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर से डिस्प्लेस हो गया, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स that in the direction of force, वो in the direction of force मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग भी होता है। ओके, तो if a force of 1 Newton displaces an object through 1 meter in the direction of the force, the amount of work done on the object is 1 joule. The amount of work done in the object is 1 joule and 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. ठीक है, वही डेफिनेशन 1 अर्ज का क्या होगा? इफ ए फोर्स ऑफ 1 डाइन, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन है। इफ ए फोर्स ऑफ 1 डाइन displaces an object through 1 centimeter, if a force of 1 dyne displaces an object through 1 centimeter in the direction of the force, the amount of work done on the object is 1 अर्ज। तो 1 अर्ज का डेफिनेशन क्या आएगा? 1 अर्ज का डेफिनेशन आएगा will be 1 dyne into 1 centimeter. 1 अर्ज will be 1 dyne into 1 centimeter. ठीक है, तो ध्यान में रखो कि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हर फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड यूनिट ऑफ वर्क इन एमकेएस सिस्टम इज जूल, यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ज। ठीक है, अब जरा एक मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द मतलब आपका जैसे सेंटीमीटर और मीटर में 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो जूल और अर्ज में क्या मतलब कॉमन है? जूल और अर्ज में क्या कॉमन है? ठीक है, आपका 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है। ये ध्यान में रखो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 लाख डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, तो यू हैव दिस इज इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर, 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर। क्लियर है? फाइन, देन यू हैव this is equal to 10⁵ plus 2 dyne centimeter. This is equal to 10⁵7. What is dyne centimeter equal to? 1 अर्ज। dyne centimeter is equal to 1 अर्ज, तो ये 10⁵7 अर्ज।
ओके 10⁷ अर्ज। तो हमको क्या मिलता है, एक और चीज हमको मिलता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो बिफोर आई इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं वो करूं, चेंज करूं, तो आपको क्या क्या चीज याद रखना चाहिए। पहला आपको याद रखना चाहिए वर्क की डेफिनेशन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको यूनिट ऑफ, आपको फॉर्मूला चाहिए वर्क का। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको 1 जूल का डेफिनेशन याद होना चाहिए। इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल। आपको 1 अर्ज का डेफिनेशन याद होना चाहिए। 1 अर्ज, इफ ए फोर्स ऑफ 1 dyne displaces an object through 1 centimeter in the direction of the force, the amount of work done on that object is 1 अर्ज। उसके बाद आपको याद रखना चाहिए 1, ये तो आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। न्यूटन और डाइन आर द यूनिट ऑफ फोर्सेस, जूल एंड अर्ज आर द यूनिट ऑफ वर्क। डोंट मिक्स इट। हमेशा ध्यान में रखो कि आप किलोग्राम और लीटर को नहीं मिक्स कर सकते हो, ओके। तो इस तरह आप नया नया टर्म सीख रहे हो, नया नया एलिमेंट्स जो भी है, आप नया नया साइंटिफिक वर्ड सीख रहे हो, तो उसका यूनिट डिजाइन रखना चाहिए। ये पहला जो कॉलम में है यूनिट ऑफ फोर्स है, न्यूटन एंड डाइन, और उसमें क्या सिमिलरिटी है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और दूसरा जो यूनिट है दैट इज द यूनिट ऑफ वर्क। सीजीएल एमके सिस्टम में जूल है, सीजीएस सिस्टम में अर्ज है, एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज, ठीक है। देन अभी आप बोलोगे जो साइड आपने फोर्स लगाया, जो साइड आपने फोर्स लगाया वही साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइन। अभी छोटे छोटे बच्चे क्या जब चलना सीखते हैं या उनका शौक होता है गाड़ी, तो एक छोटी गाड़ी रहती है, एक छोटी सी गाड़ी रहती है, और यहाँ पे बच्चा जो है ये गाड़ी को रस्सी से बांध के खींचता है, ओके। और गाड़ी डिस्प्लेस हो रही है, गाड़ी इस तरीके से डिस्प्लेस हो रही है। समझो, थोड़ा आपको परफेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ बांधा गया है। गाड़ी इस तरीके से डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है, और फोर्स इधर लगाया जा रहा है, फोर्स इधर लगाया जा रहा है। तो ध्यान में रखो कि यहाँ फोर्स इस तरीके का फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है। कोई चीज डिस्प्लेस करने के लिए चीज को आपको हटा के यहाँ पे रखना है। आपने इस तरीके का फोर्स लगाया और इसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स में के बीच में एक एंगल बन रहा है। मान के चल रहे हैं कि यह एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। नाउ दिस इज द गाड़ी, ये खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, ओके। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस, ओके, एंड दिस इज द फोर्स। इधर फोर्स लग रहा है, पुल यहां से हो रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट से पुल हो रहा है, फोर्स इस तरीके से लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से लग रहा है, और देयर इज अ एंगल बन रहा है थीटा का, ठीक है। आपके 9th स्टैंडर्ड में अभी आपको बहुत आगे पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका 6-7 चैप्टर है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू यूज किया गया है, तो आपको मैं बता दूं, ओके। सपोज ये पैरेलल फोर्स है, इसको मैं F1 ले लेता हूँ, ठीक है, F1 ले लेता हूँ, ठीक है। आपका ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपने पढ़ा नहीं है तो जल्दी नहीं समझ में आएगा। पर ये एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, ओके। तो अभी फिलहाल तो उसको मैं नहीं सिखा सकता, वो ट्रिग्नोमेट्री पूरा सिखाना पड़ेगा। पर समझ लो कि ये पर्टिकुलर एंगल कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम फॉर्मूला लगाते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एडजेसेंट साइड है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है।
तो आपका एक्सेशन साइड F1 हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका फोर्स हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका फोर्स हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको F1 जो ये जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे पैरेलल फोर्स, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उधर जो फोर्स आ रहा है, दिस इज इक्वल टू cos थीटा इंटू एफ, दिस इज इक्वल टू cos थीटा इंटू एफ। ठीक है? तो इस अगर आपका एंगल रहेगा तो आपका cos थीटा इंटू एफ, ये पर्टिकुलर जो एंगल बनेगा उसका cos का वैल्यू लिया जाएगा। मैं घड़ी बोल रहा हूँ, आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पर आप थोड़ा नॉलेज के तौर पे लेने की कोशिश करो। आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना जरूरी है, जो आपका आगे के चैप्टर्स में है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको 3 मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, आपको समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया। ठीक है? अब अगर फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आपका जो एंगल बन रहा है, जीरो एंगल बन रहा है, तो आपका फोर्स होगा, सॉरी आपका जो वर्क होगा दैट विल बी cos थीटा इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? आपका जो इस तरीके का वो है और इस तरीके का आपका डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके का फोर्स है, यहाँ पे आपका वर्क होगा cos थीटा इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम फॉर्मूला होगा। उसके बाद आपका सपोज आपका यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट अलग जगह पे है, तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला एक ही रहेगा, cos थीटा इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो फर्क क्या है यहाँ पे? नाउ कुछ चीजें मैं आपको वापस बता दूं विच इज रिलेटेड टू योर ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे आपका cos थीटा cos 0 होगा क्योंकि एंगल आपका 0 है। यहाँ पे आपका cos थीटा आपका cos 0 होगा क्योंकि आपका एंगल 0 है। यहाँ का एक मान के चलता हूँ कि 60 डिग्रीज है, तो यहाँ पे आपका cos 60 डिग्रीज होगा इंटू एस होगा। और यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है 180 डिग्रीज का, तो यहाँ पे cos 180 इंटू एफ इंटू एस होगा। ठीक है ना? cos 0 वापस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री मतलब थोड़ा आप नॉलेज के तौर पे याद रखो, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका 1 इंटू एफ एस हो गया, तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया, जो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला है। इफ work is said to be done when the force applied on the object causes displacement। ओके? जहाँ पे आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन में है, आपका फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है? यहाँ पे आपका वर्क इज इक्वल टू, बिकॉज कहीं ना कहीं cos 60 है, cos 60 का एंगल मैं आपको बता दूं 1/2 है, हाफ है। ठीक है? मैं वो नहीं लिखता हूँ, आपका यहाँ पे अगर cos 60 है तो cos या 1/2 इंटू एफ एस होगा, 1/2 इंटू एफ एस होगा। ठीक है? यहाँ पे cos 180 का वैल्यू -1 है, cos 180 का वैल्यू -1 है, तो दिस विल बी -1 इंटू एफ इंटू एस, ये होगा -f इंटू एस, ये हो जाएगा -f इंटू एस। ठीक है ना? आपको ये समझ में आ गया होगा, करेक्ट? अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फोर्स परपेंडिकुलर लगाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोर्स परपेंडिकुलर लगाता हूँ। फोर्स परपेंडिकुलर लगाता हूँ तो मेरा cos थीटा क्या हो गया, cos 90 हो गया। मैं आपको बता दूं कि cos 90 का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है? तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू, ये फोर्स इधर है, फोर्स परपेंडिकुलर है, फोर्स ऑपोजिट साइड में है, फोर्स सेम साइड में है। ठीक है? यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वर्क इज इक्वल टू -f इंटू एस होगा। क्या डिडक्शन हो रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है?
अगर वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द वर्क इज पॉजिटिव. If force and displacement are in same direction, the work is positive. If force and displacement are perpendicular to each other, if force and displacement are perpendicular to each other, there is no work done. There is no work done. And if force and displacement are opposite to each other, force and displacement are opposite to each other, then the work is said to be negative. The work is said to be negative. क्लियर है? तो मैं जरा आपको थोड़ा सा वो दिखाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ स्लोली पढ़ता हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाए. When the force and the displacement, पेज नंबर 20 पे है. When the force and the displacement are in the same direction, that is theta is equal to 0. That is theta is equal to 0. The work done by force is positive. The work done by force is positive. ये पहला था. फिर when the force and displacement when the force and displacement are in the opposite direction, that is when the angle is 180 degrees, then the work done by the force is negative. Then the work done by the force is नेगेटिव. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज. एक तो पहले आपका फोर्स का वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो ये फॉर्मूला पूरा जीरो हो जाएगा. ये जीरो डालोगे तो फॉर्मूला पूरा जीरो हो जाएगा. तो देयर विल बी नो वर्क. फर्स्ट पार्ट तो वो है व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट. ये पहला पार्ट है. When the applied force does not cause any displacement, or when the force and the displacement are perpendicular to each other. When the force and the displacement are perpendicular to each other, that is theta is equal to 90 degrees. यहाँ पे जो एंगल है this is equal to 90 degrees. That is theta is equal to 90 degrees. Then the work done by the force is 0. Okay? Then the work done by the force is 0. ये तो तीनों आपको ध्यान में रखना चाहिए. कब आपका पॉजिटिव फोर्स है, कब आपका नेगेटिव फोर्स है और कब आपका फोर्स इज इक्वल टू 0. ठीक है. फाइन. वी विल टेक सम्स रिलेटेड टू दिस नाउ. Sums related to work now. Before proceeding that, try to ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखो. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने स्टडी किया था. और इफ इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स देन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका शॉर्ट एग्जांपल पेज नंबर 22 में. कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स. गिवन क्या है, मास दिया हुआ है. मास इज गिवन एज 20 kg and displacement is given as 10 meter. Displacement is given as 10 meter and gravitational force is given as 9.8 meter per second square. Acceleration due to gravity. Fine. You have to find how much work is being done. How much work is being done. ठीक है. Now यहाँ पे वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है पर आपको फोर्स नहीं दिया हुआ है ना. फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यह आप सॉल्यूशन लोगे. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, रिमेंबर दैट. कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव. और कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है. आप उसको जबरदस्ती ऊपर लेके जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स विल बी नेगेटिव. ओके.
तो ये ध्यान में रखना, फ्यूचर में कभी भी कोई भी सम सॉल्व करने का आपको 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जी का वैल्यू डालने से पहले नीचे से कोई चीज ऊपर डिस्प्लेस हो रही है तो जी विल बी नेगेटिव, ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है तो जी विल बी पॉजिटिव, यहाँ से कोई चीज को नीचे से ऊपर लेके ऊपर जाया जा रहा है तो जी इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास 20 एंड जी इज गिवन एज 9.8। ओके, जी इज गिवन एज -9.8। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव क्यों रहेगा। फाइन, तो व्हाट वी गेट, फोर्स इज इक्वल टू -196 न्यूटन मिल रहा है। फोर्स इज इक्वल टू -196 न्यूटन मिल रहा है। ठीक है, नाउ ये हमने फोर्स ढूंढ लिया, अब हमारा वर्क ढूंढने का प्रॉब्लम। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है -196 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। ओके, 196 -196 इंटू 10, तो वर्क इज इक्वल टू -1960 क्या आएगा यहाँ पे, हर चीज आपका एम्पियर सिस्टम में दिया हुआ था, इसके लिए इट विल कम एज जूल। ओके, ना वर्क में -1960 आया, क्यों, तो आपको इसी तरह लिखना है क्योंकि द वर्क वाज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, द वर्क वाज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, आपको अभी मैंने पहले बताया मैंने कि आपका पॉजिटिव वर्क होता है, जीरो वर्क होता है और नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क आया है, वो जिसको आप लेके जा रहे ऊपर उसको अर्थ पुल कर रही थी, उसको अर्थ पुल कर रही थी और डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल था, पुल नीचे था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, देयर वाज एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज, इसके लिए तुम्हारा वर्क नेगेटिव आया है, इसके लिए तुम्हारा वर्क नेगेटिव आया है। क्लियर है? ओके, we take the next sum. Now question number 2 of the solved example. Praveen has applied a force of 100 Newton. क्या क्या दिया हुआ है आपको, given force is equal to 100 newtons. एक फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स अप्लाइड ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज। ध्यान में रखो एक चीज, cos थीटा cos 60 का वैल्यू इज हाफ। दिस यू आर गोइंग टू लर्न इन फ्यूचर। अब फिलहाल याद रखो, एक सम के लिए याद रखो, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू हॉरिजॉन्टल, the object displaced in the horizontal, the object gets displaced in the horizontal direction and 400 joule work is done. work काम किया गया, work 400 joule का हुआ, जो work हुआ that is 400 joules। हमको फाइंड आउट करने का है what is the displacement of the object, हमको displacement फाइंड आउट करने का है। to find displacement, प्रवीण कोई चीज लेके जा रहा था, पुल 60 डिग्री के एंगल पे था, वर्क हुआ 400 जूल का, फोर्स अप्लाई हुआ 100 न्यूटन्स, कितना डिस्प्लेस हुआ वो आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन, अगर आपका सेम जगह पे फोर्स है और सेम जगह पे डिस्प्लेसमेंट है तो आपको फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू cos थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना है, ठीक है, वहाँ पे cos थीटा का वहाँ पे सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखना है। पर यहाँ पे जब एंगल है तो आपको लिखना है फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू cos थीटा इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू cos थीटा इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कितना किया गया है 400, cos थीटा का वैल्यू cos 60 है, इंटू फोर्स कितना लगा है 100 न्यूटन्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी 50s। 100 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 हो जाएगा, देयरफॉर s इज इक्वल टू 400 अपॉन 50।
8 टाइम्स डिवाइड होगा, देयरफॉर S इज इक्वल टू 8। ये सारा MKS सिस्टम में है, ओके, सब चीज़ MKS सिस्टम में चल रही है, तो 8 मीटर्स, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 मीटर्स। Now we take page number 29, question number 5E. Question number 5E. Ravi applied force of 10 newtons and moved a book 30 centimeter in the direction of the force. आपके शॉर्ट एग्जाम्पल में तो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे बहुत इजी है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है तुम्हारे को, यहाँ पे गिवन है तुम्हारे को, ये आपका 5E है, 5E है, गिवन दिया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। टू फाइंड वर्क डन, टू फाइंड वर्क डन। नो आप शुरू करोगे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, आपको मिल जाएगा 300, आप खुश हो जाओगे, बहुत इजी सम था। पर आप चेक करो कि यहाँ पे फोर्स का जो वो दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, वो 10 न्यूटन दिया हुआ है, एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका, पहले आपको एस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30/100 मीटर्स इज इक्वल टू 3/10 मीटर करना पड़ेगा। पहले उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर आप सॉल्व करोगे, फोर्स इज इक्वल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन में है तो आपको cos थीटा यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फोर्स कितना था, 10 था, इंटू 3/10 था, 10 कट हो जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू 3 जूल्स, वर्क इज इक्वल टू 3 जूल्स होगा, ओके फाइन। देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन 1E, ओके 1D, उसको भी ले लो मैं जरा। Determine the amount of work done when an object is displaced at an angle of 30 degrees with respect to direction of the force. मैं आपको ये नॉलेज दिया था, एक और नॉलेज ले लो। cos 30 का वैल्यू है √3/2, cos 30 का वैल्यू है √3/2। ये दो चीज वैल्यू याद रखो, cos 60 is half, cos 30 is √3/2। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्रीज दिया हुआ है। गिवन थीटा का वैल्यू 30 डिग्रीज दिया हुआ है, आपका फोर्स इज इक्वल टू cos थीटा, सॉरी वर्क इज इक्वल टू cos थीटा F इंटू एस, वर्क इज इक्वल टू cos थीटा F इंटू एस। तो आपका वर्क जो है, वर्क इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, इंटू F इंटू एस। तो वर्क विल बी √3/2 F इंटू एस। तो वर्क विल बी √3/2 F into S. This will be the value of work when the object is displaced at an angle of 30 degrees, with respect to the applied force, ठीक है। Thank you very much. That is all for today.